स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं प्राची आप लोगों का साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीकली करंट अफेयर में बेहद स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज हम कौन कौन से टॉपिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। पहला हमारा टॉपिक है सीक्वेंसिंग वाई क्रोमोसोम्स। तो इसको फाइनली सीक्वेंस कर लिया है। एक्चुअली वाई क्रोमोसोम को सीक्वेंस करना थोड़ा सा जो है साइंटिस्ट के लिए टफ हो रहा था, क्योंकि इसमें जो रिपीटिशन थे उसकी वजह से जो प्रॉपर सीक्वेंसिंग थी उसको समझना मुश्किल हो रहा था। जब इसको फाइनली कर लिया गया है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन इवोल्यूशन को समझने में, ह्यूमन की बॉडी को समझने में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देखो, एक स्टडी आई थी जिसमें ये बताया गया था कि आने वाले कुछ आप कह सकते हैं मिलियंस ऑफ ईयर में जो वाई क्रोमोसोम है ये ख़त्म हो सकता है। कुछ रोडेंट्स में इस तरह का बेसिकली आपको एक पैटर्न देखने के मिलना स्टार्ट भी हो गया है। और ये आप जानते ही होंगे कि जो वाई क्रोमोसोम्स होता है ये बेसिकली मेल बेबी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बेसिकली अब साइंटिस्ट को ये समझने में आसानी होगी कि वाई क्रोमोसोम का एक आने वाले टाइम में किस तरह का जो है एक आप कह सकते हैं बिहेवियर हो सकता है। सेकेंड हमारा टॉपिक होगा डार्क पैटर्न्स। तो हमने इसको एक बार पहले भी डिस्कस किया था। तो फाइनली गवर्नमेंट के द्वारा कुछ गाइडलाइंस को पब्लिक के लिए ओपन किया गया है, ताकि पब्लिक अगर कोई कमेंट उन पर करना चाहती है तो कर सकती है। यहाँ पर हम ज़्यादा ध्यान से ये समझेंगे डार्क पैटर्न्स होते क्या हैं और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। थर्ड हमारा टॉपिक होने वाला है प्रीक्लैम्पशिया DNA मेथाइलेशन। तो प्रीक्लैम्पशिया एक डिजीज़ है जो प्रेग्नेंट वुमेन में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से न सिर्फ जो है फॉइटस होता है बल्कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको भी जो है एक तरीके से खतरा रहता है। और DNA मेथाइलाइजेशन बेसिकली एक आप कह सकते हैं नेचुरल बायो प्रोसेस है। तो इन दोनों को लेकर आपस में जो है बेसिकली एक लिंक निकाला गया है, जिससे साइंटिस्ट इस पर्टिकुलर डिजीज़ को पहले से ही थोड़ा बेटर समझ पाएंगे, जिससे जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको जो है थोड़ा सा एक सेफ प्रेगनेंसी प्रोवाइड कराई जा सकेगी। इसको लेकर स्टडी आई थी, उसी की वजह से आर्टिकल जो है पब्लिश हुआ था। इसको समझेंगे। देन हमारा नेक्स्ट है हबल कांस्टेंट। तो हबल कांस्टेंट होता क्या है ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट है हमारा स्टेम सेल थेरेपी। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आज इसको लेकर थोड़े से और पॉइंट को डिस्कस करेंगे। हाल ही में से लेकर कोर्ट का एक डिसीजन आया था। एंड देन लास्ट में डिमेंशिया पढ़ेंगे, जिसको हम पहले भी कवर कर चुके हैं। आज कुछ नए बेसिकली पॉइंट्स को यहाँ पे कवर करेंगे। लाइक टाइप ऑफ डिमेंशिया जो होता है ये हमने कवर नहीं किया था, इसको आज करने वाले। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगी। 11 सितंबर को सुबह 8 बजे से हमारी P2I बैच में क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो बेसिकली अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो अभी भी ले लीजिएगा, ताकि आप जो है टाइम से अपनी क्लासेस कर सकें। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, तीनों भाषाओं में आपके पास ये कोर्स होगा। एंड फीस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। एंड जब भी आप फ़ी पे करें तो आपके पास कूपन कोड अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आप प्राची लाइव ये टाइप करेंगे तो जो मैक्सिमम फीस डिस्काउंट होगा वो आपको जो है यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोर्स के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं, जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसकी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल UPSC विद प्राची पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले इन्वायरमेंट का वीकली करंट अफेयर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है सैटरडे को, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और उसका PDF मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बेसिकली आर्टिकल आया था कि साइंटिस्ट ने फाइनली जो एक वियर्ड मेल वाई क्रोमोसोम से इसको सीक्वेंस कर लिया है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो सीक्वेंसिंग करने के तरीके थे, पहले क्या था कि हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में जो है कट करके एंड देन उनको रेप्लिकेट करते थे, एंड देन उसको बेसिकली वापस से पुट ऑन करते थे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था इस वाले मेथड में। जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन होता जा रहा है तो हमारे पास बेटर मेथड आते जा रहे हैं। तो अब क्या है, बेसिकली हमारे पास एक लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग टेक्निक है, जिसमें हम अपने DNA के जो बेसिकली सीक्वेंस होते हैं उनके लॉन्ग जो बेसिकली बेस पेयर्स का एक पूरा सीक्वेंस है उसको यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। तो फाइनली इस टेक्निक की मदद से जो वाई क्रोमोसोम है उसका एक रिलायबल जो सीक्वेंस है वो हमारे द्वारा कर लिया गया है। तो थोड़ा सा क्या है, बेसिकली वाई क्रोमोसोम को समझते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जो ह्यूमन बॉडी होती है उनको बेसिकली जो भी आप कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल मिलता है वो उनके पेरेंट्स से मिलता है, राइट। तो पेरेंट्स से हमें क्या मिलते हैं, क्रोमोसोम्स मिलते हैं। और 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स नॉर्मल होते हैं। एक पेयर जो है वो बेसिकली सेक्स क्रोमोसोम होता है, यानी कि वो आपके सेक्स को डिटरमाइन करता है। अगर वो बेसिकली एक फीमेल बेबी को डेवलप कर रहा है वो XX होगा, यानी कि वहाँ पे ओवरीज बनते हैं। और यदि X एंड Y है, क्योंकि Y एक मेल क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे बेसिकली जो आपके टेस्टोन्स होते हैं उसको ये जो है डेवलप करता है।
तो यहाँ पे बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है, उसमें से 22 पेयर्स आपके नॉर्मल होते हैं। जो 23rd पेयर होता है उसी में या तो एक्स एक्स का बेसिकली यहाँ पे एक बनता है या फिर एक्स एंड वाई का पेयर बनता है। परफेक्ट है। और वाई का मतलब है एक मेल बेबी, इसीलिए इसको मेल जो है क्रोमोसोम यहाँ पे बोलते हैं। ओके, अब इस फाइंडिंग का फ़ायदा क्या है पहले ये थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखो एक सॉलिड बेस हमें मिल जाएगा कि बेसिकली ये जो जीन है ये किस तरीके से जो स्पर्म का एक वर्क करता है, राइट है, या फिर सेक्स को डिटरमाइन करने में इसका एक जो रोल है वो कैसे काम करता है, ये हमें पता चल जाएगा। और बेसिकली ये पता चलेगा कि वाई क्रोमोसोम इवॉल्व कैसे हुआ है, ठीक है। और जैसे कहा जा रहा है कि भाई फ्यू मिलियन ईयर में ये डिसअपियर हो जाएगा, तो उसको लेकर मतलब किस तरह की एक स्टडी साइंटिस्ट के द्वारा की जा रही है, उसमें भी हेल्प इसमें मिल जाएगी। परफेक्ट है। ओके, इस क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो मैं आपको बता चुकी हूँ ह्यूमंस और मोस्टली जो अदर मैमल्स होते हैं उसमें 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एंड वाई, राइट है। इन्हीं का जो कॉम्बिनेशन है वो डिटरमाइन करता है कि किसी इंडिविजुअल का क्या यहाँ पे सेक्स होगा। परफेक्ट है, ये आप समझ चुके हैं। फीचर्स की बात करते हैं तो देखो ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट जो है क्रोमोसोम है। यहाँ पे देखेंगे 27 ही बेसिकली आप देखोगे इसके अंदर आपको देखने के मिल जाएंगे, जबकि एक्स के अंदर आपको लगभग 1000 जो है DNA या फिर आप कह सकते हैं जीन्स जो है देखने के लिए मिल जाएंगे। तो बेसिकली बाकी के कंपैरिजन में इसमें जो नंबर ऑफ जीन्स है वो बहुत ही कम है। लेकिन इसके बावजूद क्या था कि यहाँ पे आप देखोगे कि इसके अंदर ना रिपीटिशन बहुत ज़्यादा था, यानी कि वो जो बेसिकली आपके 20 पेयर्स होते हैं जिनके अंदर वो बार बार यहाँ पे क्या है बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में रिपीट होते थे, इसीलिए इसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रखा था। तो यहाँ पे आप देखोगे कि बेसिकली जो वाई क्रोमोसोम्स है वो 59 मिलियन जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं DNA के, ठीक है, उनके ऊपर बेसिकली स्पैन करता है। और हमारी बेसिकली टोटल सेल का जो DNA होता है उसके 2% को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे देखेंगे 66% जो वाई क्रोमोसोम्स थे वो रिपीटेटिव DNA से बने हुए थे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी कम इसके अंदर आप देखोगे जीन्स हैं तो इसके अंदर रिपीटिशन बहुत ज़्यादा था। ये एक मेन पॉइंट मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रही हूँ, ठीक है, इसीलिए यूनिक था। अब यहाँ पे देखो बेसिकली क्या होता है कि जो हम ये दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स हैं एक्स एंड वाई, इसके अंदर बेसिकली एक एरिया होता है जिसको हम बेसिकली सूडो ऑटोसोमल रीजन बोलते हैं। तो क्या होता है पेरेंट से जो डॉटर सेल को मिलता है, डॉटर सेल इन द बेबी को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो कुछ आपके जो जीन्स हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता। वो एक्स में भी होते हैं, वो वाई में भी होता है। वो बेसिकली आपके एक नेचुरल एग्जिस्टेंस को पॉसिबल बनाते हैं, ठीक है। तो मैन एंड वुमेन में बेसिकली होता क्या है, इस वाले एरिया के अंदर 2 कॉपी जो है बेसिकली मिलती है, एक मदर से मिलती है, एक फादर से मिलती है, ठीक है। मेल जीन की अगर हम बात करें तो बेसिकली इसमें क्या होता है, एक आपका SRY ये जीन अलग से होता है, ठीक है, यानी कि कुछ तो ऐसे हो गए जो सेम है बट एक पर्टिकुलर जो SRY है ये जो है डिफर यहाँ पे करता है, क्योंकि बेसिकली सेल के रजस पे जाके एम्ब्रायो में ये जो SRY है यही जो बेसिकली टेस्टीज होते हैं उनको आप कह सकते हैं एक तरीके से प्रोड्यूस करता है, और जिसकी वजह से फिर आपका जो मेल हार्मोन्स है वो जनरेट होते हैं। और अगर SRY नहीं है मतलब वाई क्रोमोसोम नहीं है तो फिर आपके ओवरीज जो है बेसिकली यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। और इस तरीके से जो है एक जो आप कह सकते हैं जेंडर है बेबी का वो डिसाइड होता है। फाइनली हमें बस इतना समझ में आना चाहिए क्रोमोसोम्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हमें पता है कि 23 जो है बेस पेयर होते हैं, 22 कॉमन होता है, 1 हमारा जो है बेसिकली सेक्स डिटरमाइन करता है। और क्रोमोसोम्स होते क्या है ये थोड़ा बेसिक बताओ। जितना भी हमारी बॉडी के अंदर जेनेटिक कोडिंग का एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है वो ये क्रोमोसोम्स ही हैं, ठीक है। तो कोई सेल कैसे बिहेव करेगा, उसका क्या काम है, ये जो पूरा का पूरा है ये एक आप कह सकते हैं आपके जेनेटिक कोड्स के अंदर रहता है। और उस कोड्स का पूरा जो एक इंस्ट्रक्शन मटीरियल है वो आपके क्रोमोसोम्स में होता है। परफेक्ट है। ये जो आपके सेल का न्यूक्लियस होता है वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। दिस इज क्लियर, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके जी, तो यहाँ पे फाइनली वापस से आते हैं कि अब क्या है, इसको सीक्वेंस कर लिया गया है और बेसिकली यहाँ पे देखा गया है कि शॉर्ट रेट सीक्वेंसिंग तो पहले भी की गई थी, जहाँ पे DNA को बेसिकली छोटे छोटे पीसेस में वो देखते हैं, है ना, 100 जो है ज़्यादा पीसेस बना देते हैं। लेकिन अब इसकी लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग कर ली गई है। एक ये डिफरेंस बस याद रखिएगा,
जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है इतने से ही क्वेश्चन बनेगा, इससे ज़्यादा डीप जानने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सेम चीज़ों को यहाँ पे जो है रिपीट किया गया है। आता है डार्क पैटर्न। नाउ दिस इज अ इजी वन, राइट। पहला वाला थोड़ा सा मुश्किल था, तो अभी आप देखोगे सेंटर की तरफ से कुछ पब्लिक कमेंट्स को सॉर्ट किया जा रहा है, जो भी गाइडलाइंस उन्होंने जो है ड्राफ्ट में बनाई है, ताकि जो डार्क पैटर्न्स है उनको प्रिवेंट किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके। तो देखो, जो इंटरनेट पर आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे आप किसी OTT का सब्सक्रिप्शन की बात कर लीजिए, या यदि आप जो है बेसिकली ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो जो भी आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे ये डार्क पैटर्न्स जो है आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो होते क्या हैं, दरअसल ये ना इस तरह की टैक्टिक्स हैं जो यूज़र इंटरफेस को ऐसा बनाती हैं कि जो यूज़र है उसको मैनिपुलेट किया जा सके या उसको धोखा दिया जा सके, ये एक थोड़ा राइट वर्ड होगा। तो फॉर एग्जांपल, आप मान लीजिए किसी जो है ई कॉमर्स की वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पे आप मान लीजिए किसी पर्टिकुलर आइटम को देखना चाहते हैं, बट आप नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि पहले आपके सामने एक पॉपअप आ जाता है कि यू हैव टू लॉग इन, है ना, टू सी द प्रोडक्ट, और इफ़ यू वांट टू रीड अ डॉक्यूमेंट तो भी वहाँ पे पॉपअप आ जाएगा कि फर्स्ट यू हैव टू लॉग इन टू रीड द डॉक्यूमेंट, टू डाउनलोड द डॉक्यूमेंट। एंड जब आप लॉग इन करते हो तो दे आस्क फॉर द पर्सनल डिटेल्स लाइक योर ईमेल आईडी, योर मोबाइल नंबर, योर नेम एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपको आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन देने के लिए फोर्स किया जा रहा है, अदरवाइज उस पर्टिकुलर चीज़ तक आपकी जो है एक्सेसिबिलिटी को डिनाई कर दिया जाएगा। इट्स नॉट राइट, क्योंकि यहाँ पे फोर्सफुली आप अपनी इच्छा से पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, आपसे फोर्सफुली ली जा रही है, देन यू डोंट नो कि उस पर्सनल इंफॉर्मेशन का कैसे यूज़ होता है। तो ये जो एक यूज़र इंटरफेस को ऐसा डिफ़िकल्ट, ऐसा मैनिपुलेटिव बनाना है, यही डार्क पैटर्न्स होते हैं। दिस इज ओनली वन ऑफ द एग्जाम्पल, दे आर सर्टेन अदर टैक्टिक्स, उनको भी देखेंगे। तो यहाँ पे होता क्या है कि क्या होता है, जो एक आप कह लीजिए जो कंज्यूमर है, जो एक यूज़र है, उसके कुछ जो बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं, बिहेवियरल जो पैटर्न्स होते हैं, उसके जो कॉग्निटिव कुछ बाइसेस होते हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है ताकि उसको उन टैक्टिक्स के थ्रू क्या है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए मनाया जा सके, या किसी पर्टिकुलर OTT का सब्सक्राइब करने में उसको उलझाया जा सके, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो टाइप्स की बात करें तो फॉल्स अर्जेंसी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिखाया जा रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है इसके प्राइस ड्रॉप हो गए हैं, बट इट्स ओनली फॉर द 30 मिनट। अगर आपने 30 मिनट में परचेज किया तो ठीक है, नहीं तो प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। दिस इज़ अ फॉल्स अर्जेंसी। प्राइस आधे घंटे बाद क्यों इंक्रीज हो जाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग वही है, रॉ मटेरियल वही है, लेबर उतना ही लगा है, लैंड का कॉस्ट वही है। तो एक्चुअली यूज़र को यहाँ पे क्या है, मैनिपुलेट किया जा रहा है। देन इसके अलावा बास्केट स्नीकिंग, आपने 4 प्रोडक्ट परचेज किए, जब आप पे कर रहे हो पता चला एक छोटा सा प्रोडक्ट कोई भी आपको ये बता के कि आपको एक ऑफर मिला है, नाउ इट्स ऑन 50% के ऑफर पे, वो ऐड ऑन कर दिया जाता है विदाउट आस्किंग योर परमिशन। तो अगर पेमेंट करते हुए आपने ध्यान नहीं दिया तो वो 5वां प्रोडक्ट भी आपके पास जो है आ जाएगा, आपने पे किया होगा उसके लिए। एंड वहाँ उनका लॉजिक ये होगा कि भाई हमने तो आपको 50% ऑफ पे दिया है, बट यू डोंट परचेज इट, इट्स नॉट योर चॉइस, राइट। तो दिस इज योर बास्केट स्नीकिंग। देन कन्फर्म शेमिंग, कई बार क्या होता है कि आप किसी पेज पे जाते हैं एंड दे आस्क फॉर द लॉगिन एंड आप डिनाई कर देते हैं, तो वापस से पूछते हैं कि लाइक आर यू रियली श्योर यू डोंट वांट टू हैव दिस नॉलेज, आप एक ज्ञान वाले इंसान नहीं बनना चाहते हैं, समथिंग ऐसा कि आपको थोड़ा लगे कि मतलब कर लेते हैं लॉगिन, है ना। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। फोर्स एक्शन, ठीक है, इसी तरह से कि भाई डाउनलोड तभी कर रहे देंगे, पहले लॉगिन करो, अपना मोबाइल नंबर दो। देन नेगिंग, बार बार जो है आपके सामने पॉपअप्स आते रहना, ठीक है। देन सब्सक्रिप्शन ट्रैप्स, कई बार क्या कहा जाता है, अगर आप इस सर्विस को फ्री में इंजॉय करना चाहते हैं, सब्सक्राइब फर्स्ट, इट्स फ्री फॉर 3 days एंड देन आफ्टर 3 days यू हैव टू मेक द परचेज, बट बिफोर 3 days यू कैन कैंसिल इट एनी टाइम, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सब्सक्राइब तो करा लिया आपसे, आफ्टर 3 days या तो आप भूल गए या फिर बेसिकली अनसब्सक्राइब करना इतना मुश्किल बना दिया है कि मिल ही नहीं रहा, पता चला पैसे कट गए, राइट है। तो ये वाली चीज़ है। बेट एंड स्विच, इसमें होता है कि आपने ऑर्डर कुछ किया था, बट व्हेन यू रिसीव द प्रोडक्ट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज़ नॉट अप टू द स्टैंडर्ड्स, तो यहाँ पे क्वालिटी ख़राब है या फिर प्रोडक्ट ही रिप्लेस हो गया है, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। देन ड्रिप प्राइसिंग,
प्राइसिंग, ठीक है, तो अगेन प्राइसिंग को लेकर जो चीज़ें मैनिपुलेट करना। फिर डिस्गाइज एडवर्टीजमेंट, कई बार क्या होता है आपको लगता है इट्स अ न्यूज़ आर्टिकल और इट्स अ ब्लॉग, बट वो एडवर्टीजमेंट होता है। तो वो किसी ने, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोरा पे जाते हैं एंड दिस इज़ अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेयर यू पुट योर क्वेश्चंस एंड एनीबडी कैन आंसर योर क्वेश्चन, राइट है। तो कई बार क्या होता है कोई कंपनी ही आंसर कर रही होती है अपने प्रोडक्ट को बेसिकली प्रमोट करते हुए, बट इट्स मोर लाइक अ आंसर जो जेन्युइन लग रहा है, बट वहाँ पे वो अपनी ही प्रोडक्ट को लेके बात कर रही है, तो इट्स अ बाइज आंसर ना। यू जस्ट कांट हैव न्यूट्रल ओपिनियन आउट ऑफ दैट, राइट। तो ये बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम है। एंड देन इंटरफेस इंटरफेरेंसेस, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि कई बार क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए आपने किसी पेज पे लॉगिन कर लिया है, फिर यू रियलाइज कि दिस पेज इज़ नॉट यूजफुल फॉर यू, राइट। तो अब आप वहाँ से लॉग आउट करना चाहते हो या यू वांट टू डिलीट योर प्रोफाइल, बट ऑप्शन ही नहीं है प्रोफाइल डिलीट करने का। देयर आर मेनी वेबसाइट जहाँ पे कई बार मैं आर्टिकल्स रीड करने के लिए लॉगिन करती हूँ, बट देन आई रियलाइज कि इट्स नॉट यूजफुल फॉर मी एंड देन आई वॉन्ट टू डिलीट माई प्रोफाइल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वेबसाइट, बट वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है प्रोफाइल डिलीट करने का, राइट। तो ये जो सब टैक्टिक्स हैं, दीज आर मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स, यहाँ पे कंज्यूमर का से नहीं है ना। तो ये क्या है, ये डार्क पैटर्न्स ऑफ इंटरनेट है, परफेक्ट है। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स की बात करें, अमेजोन का बहुत ज़्यादा बेसिकली आप कहेंगे क्रिटिसाइज हुआ था, क्योंकि वो क्या करते थे, ट्रायल पे जो एक सब्सक्रिप्शन को फोर्स करते थे एंड बाद में उस ट्रायल को कैंसिल आउट करना सब्सक्रिप्शन को आफ्टर द ट्रायल, इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट। सेम आप देखोगे फेसबुक को भी एक्चुअली काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था कि वो इंकरेज करते हैं कि उनके जो यूज़र्स हैं वो अपना मोर पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें। लिंक्डइन के साथ क्रिटिसिज्म ये आया था कि वो बहुत ज़्यादा मेल करते रहते हैं अपने यूज़र्स को प्लेटफॉर्म पे एंगेज रखने के लिए। कई बार वो स्पैम कैटेगरी में चले जाते हैं, स्पैम कैटेगरी में नहीं, ईमेल से स्पैम कैटेगरी में चले जाते हैं, परफेक्ट है। एंड देन स्नैपचैट में आई थिंक देयर इज़ अ फीचर, आई नेवर यूज स्नैपचैट, तो जहाँ पे आपको लगातार पोस्ट करने रहता है टू मेंटेन स्ट्रीक विद योर फ्रेंड्स, राइट। और उसके लिए आप बार बार कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहे हो, यू आर एंगेजिंग विद द प्लेटफॉर्म। तो ये सब क्या है, ये यूज़र को मैनिपुलेट करने वाले डार्क पैटर्न्स है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डार्क पैटर्न्स। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज़ में गवर्नमेंट गाइडलाइंस लेके आई है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इट्स अ इजी वन। ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बेसिकली प्रीक्लैम्प्शिया एंड डीएनए मेथिलाइजेशन, ये देखते हैं। तो एक स्टडी आई है जिसमें ये बताया गया है कि बेसिकली अगर हम जो डीएनए मेथिलाइजेशन लेवल्स हैं ब्लड के अंदर, उनको मेज़र करने के लिए, उनको डिटेक्ट करने के लिए लिक्विड बायोप्सी अप्रोच का यूज़ करते हैं, तो आने वाले टाइम में कोई वुमेन जब प्रेग्नेंट होगी और मान लीजिए उसके पास रिस्क है कि वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ये जो एक प्रॉब्लम होती है प्रीक्लैम्प्शिया को डेवलप कर सकती है, तो हम इसका पता लगा सकते हैं। नाउ इट्स अ बिग स्टेटमेंट, तो थोड़ा सा मैं इसको तोड़ के बताती हूँ। होता क्या है, बेसिकली वन बाय वन करके समझते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज प्रीक्लैम्प्शिया? तो ये क्या, एक हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन का डिसऑर्डर है जो आपकी प्रेगनेंसी के जो इनिशियल ट्राइमेस्टर्स होते हैं उसमें बेसिकली देखने के लिए मिलता है। मतलब आप उस टाइम पे उसको डेवलप कर लेते हो ऑलमोस्ट 20th वीक ऑफ योर प्रेगनेंसी। अब इसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी का हर ऑर्गन अफेक्ट होता है एंड ये बेसिकली जो फॉइटर्स है जो मुंह में, उन दोनों के लिए डेंजरस हो सकता है। कई बार इसकी वजह से मॉर्टेलिटी भी हो जाती है, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो गेस्टेशन पीरियड में मॉर्बिलिटीज होती हैं उसका वन ऑफ द रीज़न ये है। और आप देखोगे कि अगर बेसिकली अर्ली गेस्टेशन पीरियड में ये प्रॉब्लम डेवलप हो गई है तो इट्स वेरी डेंजरस प्रेगनेंसी देन फॉर द वुमेन एंड फॉर द बेबी ऑल्सो। कॉज क्या है किसी को नहीं पता, नो वन इज़ एंटायरली श्योर, बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है ये जो प्लेसेंटा है उसके हेल्थ के साथ एसोसिएटेड है। देखो प्लेसेंटा एक बेबी को उसके मॉम के साथ जो है एसोसिएट करती है, तो बेबी को जो भी फूड मिलता है, जो ऑक्सीजन मिलती है ना, वो उस प्लेसेंटा के थ्रू ही मिलती है। यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए प्लेसेंटा में अगर ब्लड सप्लाई क्या डिक्रीज हो गई है तो ये जो प्रीक्लैम्प्शिया है ये प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है एंड इसकी वजह से फिर जो है बाकी के प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें, लगातार हेडेक रहता है, हेडेक मतलब
हेडेक, दैट टाइप ऑफ हेडेक इट डजंट गो अवे, राइट. देन विजन में चेंज होने शुरू हो जाता है, ब्लरीनेस आता है, देन फ्लैशिंग लाइट होने लगती है, दीज काइंड ऑफ थिंग. स्वेलिंग होने लगती है हाथ पैरों में, बेली में जो है आपका पेन रहता है, सीवियर न्यूसिया या वॉमिटिंग होती है. वॉमिटिंग इज समटाइम्स कॉमन इन द प्रेगनेंसी, बट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इट इज़ वेरी सीवियर, राइट. एंड देन आप वेट बहुत गेन मतलब करते हो रैपिडली. अगेन गेनिंग ऑफ वेट इज वेरी कॉमन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, बट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन द रेट इज वेरी हाई, राइट. तो ये आपको ध्यान रखना है. देन सिम्टम्स की बात करें तो पहला साइन यही है कि आपका ब्लड प्रेशर एबनॉर्मली हाई रहने लगता है, यूरिन में प्रोटीन आने लगता है, एंड देन वाटर रिटेन जो है यहाँ पे होना शुरू हो जाता है, विजन में चेंज हो जाए जो है शुरू हो जाता है. ट्रीटमेंट की बात करें तो एज सच देयर इज़ नो क्योर फॉर द प्रीक्लैम्पिया, बट इसके सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है, राइट है. तो यहाँ पे एक लो डोज एस्प्रिन का दे के रखते हैं डॉक्टर्स, एंड देन साथ में लाइफ स्टाइल चेंजेस के लिए भी बोला जाता है टू गेट अ प्रॉपर स्लीप, टू हैव अ वेरी हेल्दी फूड, टू हैव अ मोर लिक्विड, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट. देन ये तो हुआ प्रीक्लैम्पिया के बारे में. अब इसके लिए हमने कौन सी टेक्निक यूज़ की है, लिक्विड बायोप्सी. नो व्हाट इज इट. तो देखो बायोप्सी जो नॉर्मल वाली होती है उसमें पेशेंट के टिश्यू को जो है निकाला जाता है बॉडी से, उसको एनालाइज करने के लिए कि कुछ नॉर्मल ग्रोथ या कुछ ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा है. लेकिन इस लिक्विड बायोप्सी में क्या होता है, जो आपका ब्लड है उसका सैंपल लिया जाता है. इसके अंदर वो डीएनए रहता है जिसको ब्लड में बेसिकली क्या है एक तरीके से फ्लैश आउट कर दिया गया है. तो देयर आर सम डीएनएज इन योर ब्लड्स ऑल्सो, तो उसको यहाँ पे क्या है एनालाइज किया जाता है, इसके थ्रू जो है इंफॉर्मेशन ली जाती है. नाउ द थर्ड थिंग इज डीएनए मेथाइलेशन. तो देखो होता क्या है, ये आपकी बॉडी के अंदर एक नेचुरल प्रोसेस है. तो बेसिकली एक मिथाइल ग्रुप होता है जिसमें 1 कार्बन एटम और 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ मिलकर बना होता है, और ये अटैच हो जाते हैं जो डीएनए बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. व्हाई, देखो ये जो मिथाइल ग्रुप है इसका काम है किसी पर्टिकुलर डीएनए के एक्सप्रेशन को कंट्रोल एंड रेगुलेट करना. देखो अगर किसी डीएनए के एक्सप्रेशन को ये प्रमोट करते हैं तो उस तरह का प्रोटीन बनेगा, वो पर्टिकुलर फंक्शन होगा. यदि ये किसी डीएनए को साइलेंट कर देते हैं तो वो पर्टिकुलर फंक्शन नहीं होगा. तो आपकी बॉडी के अंदर डीएनए का जो एक्सप्रेशन है उसको रेगुलेट करने में इस मिथाइल ग्रुप का काफ़ी ज़्यादा क्या है रोल है. अब एक बात बताओ, अगर आपकी बॉडी के इस डीएनए मेथिलाइजेशन को हम ये जो लिक्विड बायोप्सी है ना, जो कि एक सेफ ज़्यादा मानी जाती है ट्रेडिशनल बायोप्सी के बजाय, उसको बेसिकली लिक्विड बायोप्सी का यूज़ करते हुए इसके लेवल्स को चेक करें तो हम ये पता लगा सकते हैं कि जो प्रीक्लैम्पिया वाला प्रॉब्लम है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो वुमेन में डेवलप होगा उसको किस तरीके से प्रिवेंट किया जाए. एटलीस्ट यू हैव सम नॉलेज अर्लियर, राइट है. तो यहाँ पे रिसेंट स्टडी ये बताती है कि प्रीक्लैम्पिया का प्रोफाइल जो हमने किया है ब्लड डीएनए मेथिलेशन से करीब 498 प्रेग्नेंट वुमेन्स का जो है यहाँ पे डाटा लिया गया था. 1/3 ने इनमें से जो है डेवलप की थी इस पर्टिकुलर डिजीज़ को. तो जो प्राइमरी रिजल्ट्स आते हैं, जो सेल फ्री डीएनए मेथिलेशन है, इनके जो सेल के न्यूक्लियस में नहीं मिला, आपको बेसिकली बाहर मिला है, तो वो एक बहुत ही प्रॉमिसिंग टूल हमें देता है ताकि इसका क्या है एक रिस्क असेसमेंट किया जा सके एंड आगे चल के इसके ट्रीटमेंट को इम्प्रूव करने का पोटेंशियल भी है अगर हम बेहतर यहाँ पर रिसर्च करते हैं. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ. यहाँ पे 3 वर्ड, द डीएनए मेथिलेशन, द लिक्विड बायोप्सी एंड दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, इन 3 के बारे में आपको अलग अलग पता हो, देन इनको ज्वाइंट कर लीजिए, आर्टिकल समझ में आ जाएगा. ठीक है, दिस इज क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू द अनदर वन. इट्स अ इजी वन, हबल कांस्टेंट, और यस इट्स अ हबल कांस्टेंट, राइट. तो यहाँ पे देखो भी क्या हुआ है, जो ICTS बैंगलोर के साइंटिस्ट हैं उन्होंने हबल कांस्टेंट को मेज़र करने का एक नया मेथड जो है बेसिकली डेवलप किया है. नाउ द मेथड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज वी आर नॉट साइंटिस्ट, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द UPSC सिविल सर्विस एग्जाम. तो हमें थोड़ा स्टैटिक पता होना चाहिए, तो हमें हबल कांस्टेंट के बारे में पता होना चाहिए. देखो बहुत शुरू में ही ये पता चल गया था कि जो हमारा यूनिवर्स है वो लगातार एक्सपेंड कर रहा है. ठीक है, बिग बैंग से जो है बेसिकली हमारे इस यूनिवर्स का कहते हैं बर्थ हुआ, देन उसके बाद से हमारा यूनिवर्स कंटिन्यूसली एक्सपेंड कर रहा है. इसके लिए NCERT में एक आपको एक्सपेरिमेंट भी बताया जाता है कि एक बैलून लीजिए, उस पर पेन से कुछ मार्क कर दीजिए सर्कुलर मोशन में, जैसे गैलेक्सीज
होते हैं, एंड देन उस बैलून को आप ब्लो कीजिए, उसको बेसिकली उसके अंदर एयर डालिए, तो आप देखोगे कि जो डॉट्स पास पास में थे, जब बैलून बेसिकली आपने ब्लो कर दिया तो वो डॉट्स दूर दूर हो गए, राइट है। तो इन अ सिमिलर मैनर जो गैलेक्सीज पास थे, साइंटिस्ट देख रहे हैं लगातार वो दूर होते जा रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है। बट देयर इज अनदर थिंग, एनसीईआरटी बोलती है कि इन दिस पर्टिकुलर बैलून वाले बेसिकली एग्जांपल में गैलेक्सीज का भी एक्सपेंशन हो रहा है, गैलेक्सीज के बीच का स्पेस भी बढ़ रहा है, बट इन रियल यूनिवर्स वैसा नहीं हो रहा। दो गैलेक्सीज के बीच का स्पेस तो बढ़ रहा है, बट गैलेक्सीज में वैसे चेंज नहीं देखने को मिलते हैं, तो दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट इज पार्शियली राइट। ओके, वेल, इसको बताने का पर्पज ये था कि आपको बस समझ में आ जाए यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। तो अब यूनिवर्स किस रेट से एक्सपेंड कर रहा है, इसको पता करने के लिए आप जो यूज करते हो उसको बोलते हैं हम्बल कांस्टेंट। परफेक्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है, करंट रेट जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन का है, वो जिस कॉस्मोलॉजिकल पैरामीटर से आप मेजर करते हैं, दैट फंडामेंटल कॉस्मोलॉजिकल पैरामीटर इज हम्बल कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखिए बेसिकली ये क्वांटिफाई करता है कि कितना फास्ट गैलेक्सीज एक दूसरे से मूव अवे हो रही हैं एज यूनिवर्स जो है एक्सपेंड कर रहा है। नाम इनका जो है बेसिकली अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे एडविन हब्बल, उनके नाम पे रखा गया है। उन्होंने बेसिकली हमारे यूनिवर्स को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग है इसके लिए काफ़ी काम किया था, तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए मैथमेटिकली अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो ये आपका जो कांस्टेंट है किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा, जो आपका बेसिकली पार्सेक होता है, उसमें हम क्या है निकालते हैं। सेकंड आपका बेसिकली टाइम का एक यूनिट है ना। किलोमीटर इज लाइक आप कह सकते हैं द रेट ऑफ स्पीड, है ना, कितना डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर कर रहे हो। एंड देन मेगा जो पार्सेक है, ये पार्सेक आपका लेंथ का, डिस्टेंस का बेसिकली यहाँ पर एक यूनिट है। दैट मीन्स एवरी मेगा पार्सेक में, यानी कि एक यूनिट का डिस्टेंस है लगभग 3.09 मिलियन लाइट ईयर्स, उसको हम बोलते हैं। तो इतने टाइम में जो स्पेस है वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ क्या है बेसिकली आप देखोगे कि इंक्रीज हो रहा है। यानी कि अगर एग्जैक्ट वैल्यू की हम बात करें तो बेसिकली कुछ पर्टिकुलर सेकंड किलोमीटर ये पर पार्सेक जो है एक तरीके से एक्सपेंड हो रहा है। इट्स अ मैथमेटिकल फॉर्मूला, राइट। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि बस ध्यान रख लीजिएगा कि 3.09 मिलियन पार्सेक अगर आप बोले कि दिस इज वन, है ना, तो बेसिकली 3.09 मिलियन अगर हम बात करें इतने बेसिकली लेंथ में, ठीक है, आप देखोगे पर सेकंड में कितना किलोमीटर यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ है, ये आपका जो है हबल कांस्टेंट बताता है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए बेसिकली ये जो हबल कांस्टेंट है इसको लेकर लगातार जो है जो कॉस्मोलॉजी का फील्ड है उसमें डिबेट चलते रहता है, क्योंकि आप जो अलग अलग मेथड से इसको कैलकुलेट करते हैं, हर मेथड में इसका एक डिफरेंट वैल्यू आता है, और वो वैल्यू अगर एरर को भी इंक्लूड कर लो तो भी मैच नहीं करता है। जैसे अगर हम एक्चुअली में दो गैलेक्सीज के बीच का लेंथ मेजर करें एंड बिग बैंग के टाइम से जो वेव्स निकले थे उनके द्वारा जो एक साइंटिस्ट निकालते हैं, इन दोनों टेस्ट को अगर चेक करें दोनों की एक डिफरेंट वैल्यू आती है, एकदम अलग वैल्यू आती है। करंट की अगर हम बात करें तो जो बेस्ट डायरेक्ट मेजरमेंट हमने हबल कांस्टेंट की है वो हमारा 73.8 किलोमीटर पर सेकेंड पर जो है आपका मेगा पार्सेक है। यानी कि आप देखोगे एक मेगा पार्सेक में एक सेकंड में यूनिवर्स 73.8 किलोमीटर एक्सपेंड कर रहा है। अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन 3% का अनसर्टेनिटी, एक एरर का जो है यहाँ पे स्कोप रखा गया है, तो इसको लेकर बहुत डिबेट एंड ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो जितना ज़्यादा हम बेस्ट मेथड्स को डेवलप कर रहे हैं इसको बेसिकली मेज़र करने का, उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे आप देखोगे डिस्क्रिपेंसीज देखने के लिए मिल रही हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, बहुत क्रूशियल पैरामीटर है। हमें अपनी कॉस्मिक डिस्टेंसेस को, हमें अपने कॉस्मिक एवोल्यूशन को समझने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। ओवरऑल जो बेसिकली जियोमेट्री है उसको समझने में हमें हेल्प मिलेगी। यूनिवर्स का एवोल्यूशन हो, हमारा पास्ट और फ्यूचर, उनको लेकर जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं उन चीज़ों को देखने में समझ मिलेगी। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो देखते हैं कि जो नया बेसिकली मेथड निकाला है साइंटिस्ट ने वो कितना काम यहाँ पर करता है, राइट। हब्बल टेंशन की बात करें, अगेन ये वही है कि अलग अलग मेथड्स से हमारे जो अलग अलग वैल्यूज़ आ रहे हैं तो उसको हब्बल टेंशन के रूप में रेफर करते हैं। आई प्रोवाइड यू द PDF, यू कैन रीड इट फ्रॉम देयर। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।
स्टेम सेल थेरेपी, इसको मैं कई बार पढ़ा चुकी हूँ, अब तक आपको याद आ गया होगा, तो बेसिक कवर कर दे। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली 2 चिल्ड्रन थे जिनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर था, ASD, उनको परमिट कर दिया है कि आप अपने ट्रीटमेंट के लिए स्टेम सेल जो थेरेपी है उसका जो है यूज़ कर सकते हो। स्टेम सेल थेरेपी होता क्या है? देखो, हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स क्या हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर चुके हैं, यानी कि आप देखोगे कुछ ब्लड सेल्स बन गए हैं, कुछ बोन मैरो सेल्स बन गए, बट कुछ सेल अभी भी हमारी बॉडी के अंदर अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, यानी कि अभी उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया है। उनको अगर हम स्टिमुलेट करें तो वो अपने आप को एक पर्टिकुलर जो है बेसिकली सेल, टिश्यू, ऑर्गन में डेवलप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो या तो आप इनसे स्किन सेल बना लीजिए, बोन का मैरो बना लीजिए, ब्लड बना लीजिए, अदर ऑर्गन्स भी जो है यहाँ से डेवलप हो सकते हैं। ठीक है जी, अगर टाइप की बात करें, देखो अलग अलग टाइप से इनको कैटेगराइज किया जाता है। हम यहाँ पे बहुत बेसिक वाले की बात करेंगे। एक आपके एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल होते हैं। इनिशियली जब स्पर्म जो है फर्टिलाइज कर देता है एग को, तो वहाँ पे जो आपका बेसिकली फॉइटस डेवलप हो रहा होता है, वो जो सेल होते हैं वो सेल कुछ भी अपने आप को जो एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर दी इनिशियल वो एम्ब्रायो सेल्स हैं। ठीक है जी, इसके अलावा एक होता है आपके अडल्ट स्टेम सेल, वो ज़्यादा मेच्योर हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर कुछ अडल्ट जो है स्टेम सेल है, तो उस ऑर्गन को कुछ भी डैमेज होता है तो वो वाले स्टेम सेल उसको रिपेयर करने के लिए अपने आप को जो है एक्सप्रेस यहाँ पे कर लेते हैं। रिसर्चर्स ने बेसिकली अभी क्या किया, माफ़ कीजिएगा, कि रिसर्चर्स ने क्या एक टेक्निक निकाल ली है कि जो अडल्ट मेच्योर स्टेम सेल है उनको भी रीप्रोग्राम करके एम्ब्रायोनिक वाली स्टेम सेल की स्टेज में ले जाया जा सकता है, एंड देन उनसे आप कुछ भी बना सकते हो। तो इसका यूज़ क्या है, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट है ये मेडिकल फील्ड के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो ये रीजनरेटिव मेडिसिन के रूप में काम करता है। कुछ भी आपकी बॉडी के अंदर डैमेज हो गया है, एनीथिंग, उसको वापस से रिपेयर किया जा सकता है स्टेम सेल की मदद से। साथ में अगर कोई बेसिकली आपको डिजीज़ हुई है, उसको ठीक करने के लिए, हील करने के लिए आप ही की बॉडी के स्टेम सेल्स को यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट में जब हम बेड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं तो हमारे गुड सेल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वापस उनको रीजनरेट करने के लिए स्टेम सेल्स को यूज़ किया जा सकता है। ल्यूकेमिया वगैरह का जो डिजीज़ होता है तो उसमें जो एक ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना पड़ता है, जो थेरेपीज़ करने पड़ते हैं, वहाँ पे भी स्टेम सेल का यूज़ करके ब्लड सेल्स बनाकर उनको जो है बॉडी में यूज़ किया जा सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है इनका फ़ायदा। प्रोसेस क्या होता है, पहले आप स्टेम सेल को एक्सट्रैक्ट करते हो, आप बोन मैरो से ले लेते हैं, ठीक है, फिर उनको स्पेशलाइजेशन करते हैं, लैब में उनको स्टिमुलेट किया जाता है, रीप्रोग्राम किया जाता है, जिस पर्टिकुलर आपको बेसिकली मोटिव के लिए वो चाहिए उस चीज़ में उसको रीप्रोग्राम किया जाता है, एंड देन फाइनली इनको मैच्योर को जो है टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए इम्प्लांट कर दिया जाता है ह्यूमन बॉडी में। इस तरीके से काम करता है। तो ये जो मेथड है ये बेसिकली अगर आपका जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है उसमें न्यूरॉन्स डैमेज हुए हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प कर सकता है, कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हुए उनको रिपेयर किया जा सकता है, आपकी बॉडी में इंसुलिन को बेसिकली प्रोड्यूस करने के लिए काम किया जा सकता है, आर्थराइटिस की वजह से जो कार्टिलेज डैमेज हो गया है उसको यहाँ पर रिपेयर किया जा सकता है। वर्चुअली आपका कोई भी टिश्यू या ऑर्गन इंजरी या एक्सीडेंट की वजह से अगर यहाँ पर डिस्ट्रॉय या डैमेज हुआ है तो उसको ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा इन सेल्स को न्यू तरह के डिजीज़ को टेस्ट करने के लिए, नए तरह के ड्रग्स बनाने के लिए, अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेडिकल हिस्ट्री में। लिमिटेशन की बात करें तो देखो अडल्ट बॉडी के अंदर जो स्टेम सेल हैं उनकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है। एक बार जब उनको बॉडी से आप बाहर निकालते हो तो बहुत लिमिटेड चीज़ों के लिए एक्सप्रेशन कर सकते हैं, तो आपके पास ऑप्शंस कम बचते हैं, और एम्ब्रायनिक वालों के साथ कुछ एथिकल इश्यूज आते हैं, तो ये एक लिमिटेशन यहाँ पे मानी जाती है। ठीक है जी। अब ऑटिज्म में स्टेम सेल की अगर हम बात करें तो देखो ऑटिज्म डिसऑर्डर जो है ये न्यूरोलॉजिकल और एक डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है, जहाँ पे ये फ़र्क पड़ता है कि जो ह्यूमन है या जो बेबी है जिसको ये प्रॉब्लम है वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट कैसे करेंगे, कम्युनिकेट कैसे करेंगे, वो चीज़ों को सीखते कैसे हैं। तो कई बार उनको ना डिफ़िकल्टी होती है जिसको नॉर्मल माना जाता है उसमें एडजस्ट करने के लिए। ना द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल इज़ वेरी सब्जेक्टिव, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि
अपनी लाइफ के जो एरियाज़ में वो स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, उसको ट्रीट करने के लिए स्टेम सेल थेरेपी का यूज़ किया जा सकता है, ताकि न्यूरोलॉजिकल जो उनके डेवलपमेंट हैं उन डिसऑर्डर्स को ठीक किया जा सके, ठीक है। अभी अगर हम बेसिकली ऑटिज़म डिसऑर्डर की अगर बात करें तो उसका ऐसा कोई क्योर तो नहीं है। कुछ थेरेपीज़ वगैरह दिए जाते हैं, बिहेवियरल थेरेपी, अर्ली डेवलपमेंट स्टेज पर कुछ थेरेपीज़ दिए जाते हैं, वो सारी चीज़ें कुछ मेडिसिन वगैरह के साथ यहाँ पे जो है काम किया जाता है, ठीक है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये जो स्टेम सेल थेरेपी है ये इस तरह के बच्चों के लिए होप बनकर जो है सामने आए, राइट है। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगेन डिमेंशिया पहले भी कवर कर चुके हैं, थोड़ा जल्दी देखेंगे। कर्नाटका स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ने बेसिकली NIMHAN के साथ और डिमेंशिया इंडिया अलायंस के साथ क्या है, एक आप कह सकते हैं अलायंस जो है, एक्शन प्लान जो है इसको अनवील किया है। तो ये क्या है, डिमेंशिया जो है एक कॉग्निटिव फंक्शंस का लॉस होना है। यहाँ पे आपका जो थिंकिंग है, रीजनिंग है, चीज़ों को याद रखने की आपकी कैपेबिलिटी है, वो काफ़ी हद तक जो है अफेक्ट हो जाता है, टू दैट एक्सटेंट कि आपकी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ यहाँ पे हैम्पर होने लगती है। मिलियंस ऑफ लोगों को ये बेसिकली सफ़र कर रहा है, खासकर बड़ी एज के लोगों को ये ज़्यादातर देखने को मिलता है, बट इट्स नॉट अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द एजिंग, इट्स अ डिजीज़, राइट है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये होता क्यों है, नर्व सेल्स में अगर कोई डैमेज हो जाए या हमारा लाइफ स्टाइल कुछ इस तरीके का था तो उसकी वजह से ये हो सकता है। एग्जैक्ट कॉजेज़ का तो नहीं पता है। सिम्टम्स की बात करें तो आप डिसीजंस नहीं ले पाते, मेमोरी बहुत पुअर हो जाती है, कन्फ्यूज़न बहुत होने लगता है, रीडिंग और राइटिंग आप नहीं कर पाते, नेबरहुड में जो आपके प्लेसेस हैं वहाँ पे आप खो जाते हैं, एड्रेसेस याद नहीं रख पाते, धीरे धीरे लोगों को भूलने लगते हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो रिस्क फैक्टर, अगर आपका बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन है, फिजिकल इनएक्टिविटी ज़्यादा थी, इनफ्रिक्वेंट सोशल कॉन्टेक्ट से ज़्यादा आइसोलेशन में रहते हैं, हेड इंजरी हुई है या डायबिटीज़ है, हियरिंग लॉस तरह की कंडीशन, इसको और ज़्यादा एग्रीवेट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे टाइप्स है, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो जो अल्जाइमर डिजीज़ है वो डिमेंशिया का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है, ठीक है। अल्जाइमर में क्या होता है, आपके जो ब्रेन के अंदर है, जो आपके न्यूरॉन्स है वो टेंगल होने लगते हैं, प्लेकिक वहाँ पे बन जाता है। तो हेल्दी ब्रेन सेल क्या है, बेसिकली उन क्लम्प्स में डैमेज होने लगते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। दूसरा होता है आपका वस्कुलर डिमेंशिया। इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो ब्लड सप्लाई है ब्रेन के वेसल्स में वो कम हो जाती है, और इसकी वजह से क्या है, स्ट्रोक हो सकता है या ब्रेन डैमेज हो सकता है, ठीक है। एक आपका आता है लिवी बॉडी डिमेंशिया। यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन ना बेलून लाइक क्लम्प जो है बना लेता है, और बेसिकली लोगों में इसकी वजह से क्या होता है, वो नींद में जो भी देख रहे हैं वैसा एक्ट करने लगते हैं, उनको हेलुसिनेशन होने लगते हैं, जो चीज़ें रियल में नहीं है वो दिखने लगती हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रंट टेम्पोरल डिमेंशिया होता है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो आपका फ्रंटल और टेम्पोरल लॉब्स ब्रेन के उनके नर्व सेल्स के साथ जो कनेक्शन है वो टूट जाते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। तो पर्सनैलिटी, बिहेवियर और लैंग्वेज इसके साथ ही एसोसिएटेड होते हैं, तो इन्हीं पर इम्पैक्ट देखने को मिलता है। एक मिक्स्ड भी होता है जिसमें 2 या 3 जो है मिक्स कर डिमेंशिया आपके अंदर कॉज करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से एक हेल्दी और एक एक्टिव लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। वी डोंट नो कि आने वाले टाइम में हमारे आज के कर्मा हम पे क्या इम्पैक्ट डालेंगे, राइट। तो जस्ट बी हेल्दी, बी हैप्पी। जाने से पहले यहाँ पे हमारी क्लास खत्म होती है, एक बार और याद दिला देती हूँ, P2I बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं, और यहाँ पे हमारे मीन्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम का भी आप पार्ट बन सकते हैं। मैक्सिमम फी डिस्काउंट के लिए यूज़ कीजिएगा फैकल्टी कोड प्राची लाइफ जब भी आप फीस पे कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। आई विल अपलोड द PDF ऑन माई टेलीग्राम चैनल, सो यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल UPSC विद प्राची। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।